वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके फ्रेंड्स। फिर हाजिर हैं 11 नवंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। दोस्तों आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में अफ्रीका के टिग्रे क्षेत्र संघर्षों के कारण खबरों में था, वह किस देश का हिस्सा है? उसका राइट आंसर है दोस्तों इथियोपिया। अब ध्यान रखिए दोस्तों, समझते हैं इस चीज को कि टिग्रे क्षेत्र संघर्षों के कारण चर्चाओं में क्यों रहा। दूसरा आपका इस संघर्ष का कारण क्या था। अब दोस्तों सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए, यहाँ के जो आपका वर्तमान में पीएम हैं उनका नाम है दोस्तों अबेल अहमद अली। क्या नाम है दोस्तों? अबेल अहमद अली आपका यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है। अब ये प्राइम मिनिस्टर की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द सारे संघर्ष की कॉन्स्पिरेंसी या सारे संघर्ष की जड़ यहीं से निकलती है। अब दोस्तों आगे ध्यान रखिए, जो ये अबेल अहमद अली हैं ये आपका अभी चर्चाओं में नहीं बल्कि 2019 में भी ये काफ़ी चर्चाओं में रहे थे पूरे विश्व में। अब चर्चाओं में क्यों रहे थे इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं दोस्तों। ये जो अबेल अहमद अली थे दोस्तों, आपका इनको 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का। अब ये इसलिए मिला था दोस्तों क्योंकि उस समय आपका इस इथियोपिया का एक पड़ोसी देश था जिसका नाम है दोस्तों इरिट्रिया। क्या नाम है दोस्तों? इरिट्रिया। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जो ये इरिट्रिया है इसके और इथियोपिया के बीच में बहुत लंबे समय से क्या चल रहा था दोस्तों? संघर्ष चल रहा था। क्या चल रहा था दोस्तों? संघर्ष चल रहा था। आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ये इथियोपिया है और यहाँ आपको जस्ट ऊपर आपका जो है ये इरिट्रिया दिख रहा होगा इसके सीमा पर। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो इथियोपिया और इरिट्रिया था इसके बीच में लंबे समय से क्या चल रहा था? विवाद चल रहा था। इस विवाद को सुलझाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों, ये इथियोपिया के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री अबेल अहमद अली ने आपका जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी वजह से इन्हें शांति का नोबेल दिया गया 2019 में। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये वर्तमान में इतनी चर्चाओं में क्यों है? जो अफ्रीका में टिग्रे क्षेत्र है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए हमारा भारत है और भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं। इसी तरीके से इस इथियोपिया में आपका कितने राज्य हैं दोस्तों? 10। और 10 राज्यों में से एक राज्य है दोस्तों, उसका नाम क्या है? आपका टिग्रे। अब ये टिग्रे क्षेत्र आपका दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर पड़ता है इथियोपिया के। ये अफ्रीकी देश है दोस्तों इथियोपिया। अब ध्यान रखिए, जो ये टिग्रे क्षेत्र है इथियोपिया का, ये आपका अभी संघर्ष के कारण चर्चाओं में है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे भारत है, भारत में आपका केंद्र में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, जबकि विभिन्न राज्यों में आपका जो है डिफरेंट पार्टी की सरकार है। ठीक है ना, जैसे केरल में आपका पनालीसामी की है, वैसी पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो ममता बनर्जी की पार्टी, यानी डिफरेंट पार्टी की सरकार है। तो यहाँ पर जो इथियोपिया का कौन सा स्टेट है दोस्तों? टिग्रे स्टेट है। यहाँ पर भी आपका डिफरेंट पार्टी का क्या है? रूल है। कहने का मतलब अहमद की सरकार के जो खिलाफ सरकार है वो टिग्रे में है। कहने का मतलब इनके समर्थन वाली नहीं है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अभी हाल ही में यूएन के जो वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस साहब। कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरस साहब। इन एंटोनियो गुटेरस ने ये कहा कि आपका जो इरिट्रिया क्षेत्र के नीचे आपका टिग्रे क्षेत्र है, ये जो टिग्रे क्षेत्र है यहाँ पर हालात कहीं ना कहीं सामान्य नहीं कहे जा सकते हैं। तो इस ट्वीट से दोस्तों ये काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा इथियोपिया का टिग्रे क्षेत्र। अब दोस्तों विवाद की जड़ क्या है इसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे दोस्तों भारत में आपका जो है सेना होती है और सेना का आपका चीफ कमांडर कौन होता है दोस्तों? यानी कमांडर इन चीफ को होता है भारत का राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति के अंदर
तीनों सेनाएं आती हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो इथियोपिया है, यहाँ पर जो 10 स्टेट है, इन 10 स्टेट्स की अपनी अपनी आर्मी होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इनकी एक आर्मी नहीं होती, अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी क्या है दोस्तों, आर्मी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जब अलग अलग आपका जो है देश की आर्मी है, तो देखिए दोस्तों, ये जो टिग्रे क्षेत्र है, ये टिग्रे क्षेत्र आपका एक स्टेट है और सितंबर 2020 में यहाँ पर इलेक्शन की घोषणा की। और जब इलेक्शन की घोषणा की दोस्तों, तो अबेल अहमद ने इस इलेक्शन को कोविड-19 का हवाला देकर क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, यानी इसको पीछे कर दिया। अब इसका विरोध इस टिग्रे क्षेत्र में, जो आपका दोस्तों कहाँ है, इथियोपिया के नॉर्थ में स्थित है, इन टिग्रे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ दोस्तों, इसका विरोध हुआ कि भैया जब हम इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, टिग्रे क्षेत्र में हम इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है इससे। अब ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ के स्टेट्स को ये स्वायत्तता है कि वो आपका इथियोपिया से अलग हो सकते हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर क्या चल रहा था, जनमत संग्रह कराने की कोशिश हो रही थी, जिसको किसने पोस्टपोन कर दिया, आपका वर्तमान इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अबेल अहमद अली। कौन है दोस्तों, अबेल अहमद अली ने इसको क्या कर दिया, पोस्टपोन करा दिया। और जब इसको पोस्टपोन कराया, तो आपका इस टिग्रे क्षेत्र के निवासियों द्वारा जबरदस्त आपका क्या किया गया दोस्तों, विरोध किया गया। क्या किया गया दोस्तों, विरोध, इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जब इसका विरोध किया गया, तो इस वजह से आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इथियोपिया की, अबेल अहमद के नेतृत्व में, और इसका और स्टेट गवर्नमेंट का आपस में क्या हो गई दोस्तों, लड़ाई हो गई। और जब ये लड़ाई हुई, तो अबेल अहमद ने दोस्तों इस इरिटिया क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो एयरफोर्स थी, वहां आपका एयरफोर्स के थ्रू बमबारी शुरू कर दी। और जब बमबारी शुरू कर दी, तो स्टेट ने भी इसके आपका अगेंस्ट क्या दी, प्रतिक्रिया दी, माफ करिएगा। और आपका जो है जब प्रतिक्रिया दी, तो इन दोनों के बीच में एक वॉर जैसी क्या आ गई, स्थिति आ गई। यानी अभी भी वो वॉर चल रही है, वो लड़ाई चल रही है इन दोनों के बीच में। और इसी वॉर पर दुख जताते हुए यूएन के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने आपका इसका क्या किया दोस्तों, खंडन किया। और तब ये समाचार पत्रों में चर्चा हुए हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये यूपीएससी आपका सिविल सर्विस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री की बात करें, चाहे वो आईआर मेंस की बात करें। और दूसरी बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये है दोस्तों सोमालिया, ये है दोस्तों इथियोपिया, ये है दोस्तों आपका जो है इरिट्रिया। और अब आप ध्यान रखिए, ये जो देश हैं, इनको दोस्तों हॉर्न और अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। इरिट्रिया हो गया, इथियोपिया हो गया और सोमालिया हो गया। इस बात को भी दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हॉर्न और अफ्रीका में शामिल कौन है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप के क्या हैं, देश हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जो अफ्रीका है, अफ्रीका में ही अफ्रीका महाद्वीप का एक आपका जो है क्या है, नदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और वो कौन सी है दोस्तों, नील नदी। कौन सी दोस्तों, नील नदी। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जो नील नदी है, नील नदी दो नदियों से बनी है। एक तो है दोस्तों आपका वाइट नील और एक है दोस्तों ब्लू नील। अब ध्यान रखिएगा, जो ब्लू नील है वो आपका लेक ताना से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, लेक ताना से। और यही लेक ताना दोस्तों इथियोपिया में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, इथियोपिया में। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कि नील नदी विश्व की सबसे बड़ी आपका जो है लंबी नदी है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये वाइट नील और ब्लू नील, इन दो नदियों के आपका जो है संगम से ही नील नदी क्या होती है, बनती है। इस बात को भी आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत अच्छे से आपका ध्यान रखना है।
है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, 25 अगस्त 2020 को इस अफ्रीका महाद्वीप को जो WHO है, WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करिएगा दोस्तों, ये वनडे एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये था दोस्तों आपका हाल ही में चर्चाओं में रहा अफ्रीका का एक देश है इथियोपिया, उसका एक राज्य है टिग्रे, और वो संघर्षों के कारण विवाद में रहा। तो ये था दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका जो है कहानी। उम्मीद है कि आपको ये पूरी की पूरी कहानी, पूरा का पूरा संघर्ष समझ में आया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हाल ही में ईरान ने भारत से लोकोमोटिव इंजन का अनुरोध किस रेल लाइन परियोजना के लिए किया था? ये है दोस्तों आपका चाबहार जाहिदान प्रोजेक्ट। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। अब ये जो चाबहार है दोस्तों, ये चाबहार एक्चुअली में एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, और आपका दोस्तों ये है ईरान में। कहाँ है दोस्तों? ईरान में। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में भारत से इसने लोकोमोटिव इंजन देने का क्या किया है? अनुरोध किया है। अब दोस्तों अगर आपको ध्यान होगा तो जब डोनाल्ड ट्रंप आपका अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अभी भी हैं, और 20 जनवरी को जब आपका जो बाइडेन शपथ लेंगे तो उसके बाद अमेरिका के ये राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, तो अभी भी राष्ट्रपति हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप ने सेंसस लगाने स्टार्ट किए ईरान पर, तो आपका उसके बाद इसने भारत पर भी आपका एक दबाव बनाया कि वो ईरान के साथ संबंधों को क्या करे? डिस्ट्रॉय करे, यानी संबंध ना रखे। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत ने उसके बाद सारे व्यापारिक संबंध किसके साथ तोड़ दिए थे? इस ईरान के साथ तोड़ दिए थे। जबकि उस समय इस चाबहार बंदरगाह को कौन विकसित कर रहा था? भारत कर रहा था। बाद में आपका दोस्तों भारत इससे क्या हो गया? अमेरिका के दबाव में अलग हो गया। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये चाबहार जो पोर्ट है वो ईरान में है, इसकी महत्ता भारत के लिए क्या है? अब दोस्तों इसको अच्छे से समझते हैं। अब आप अगर वर्ल्ड मैप को देखेंगे दोस्तों, अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो उसको देखने की कोशिश करिएगा। जो अपना इंडिया है, अपने इंडिया का आपका जो है एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। क्या नाम है दोस्तों? गुजरात। गुजरात में आपका कांडला बंदरगाह है। क्या है दोस्तों? कांडला बंदरगाह है। अब ये जो कांडला बंदरगाह है, ये कांडला बंदरगाह को इस चाबहार पोर्ट से आपका जोड़ने के लिए भारत ने इस चाबहार पोर्ट को क्या किया था? विकसित किया था। अब इसकी इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है, इसको आप थोड़ी देर के लिए समझिए। अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो भारत की जो सेंट्रल एशिया मतलब होता है दोस्तों पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरबिया हो, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं दोस्तों, इन गल्फ कंट्रीज से या सेंट्रल एशिया से जुड़ने के लिए भारत को ये चाबहार पोर्ट आपका विकसित करना अनिवार्य था। वो इसलिए था क्योंकि दोस्तों एकमात्र रास्ता है भारत के लिए आपका अफगानिस्तान, ईरान वगैरह से कनेक्टिविटी के लिए। अब ध्यान रखिए दोस्तों, भारत का इसके तहत ये मकसद था कि जो आपका ये कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह से चाबहार को कनेक्ट करना, और चाबहार से आपका दोस्तों इस चाबहार जाहिदान को क्या करना? ट्रैक को विकसित करना। कहने का मतलब रेलवे ट्रैक को बनाना, और यहाँ से आपका अफगानिस्तान के डेला राम जो स्थान है, इसको क्या करना? कनेक्ट करना, ताकि अफगानिस्तान में भारत अपना जो ट्रेड है वो सही रूप से कर पाए, और यहाँ से आपका सेंट्रल एशिया को अपना जो ट्रेड है, व्यापार है, उसको बढ़ा पाए। तो इस वजह से भी आपका इसको बढ़ाया गया। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भारत है, भारत का ये भी मकसद है कि चाइना अभी सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान के थ्रू लगातार क्या कर रहा है? एंट्री कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चाबहार पोर्ट को आपका जो चाइना है, चाइना ने जो ग्वादर पोर्ट को विकसित किया है, इस ग्वादर पोर्ट के आपका कहीं ना कहीं अगेंस्ट चाबहार को क्या करना था? खड़ा करना था। लेकिन दोस्तों
बीच में भारत और ईरान के बीच में रिलेशन थोड़ा खटास रहे या रिलेशन बिगड़ गए यूएसए की वजह से। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जब जो बाइडन आपका फिर से राष्ट्रपति बने हैं तो शायद चाबहार में थोड़ी सी आपका तरक्की होगी और इन फ्यूचर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत फिर से चाबहार आपका पोर्ट को विकसित करेगा, डेवलप करेगा और आपका फिर से भारत और ईरान के संबंध बेहतर होंगे और सेंट्रल एशिया से आपका धीरे धीरे और तेजी से भारत क्या बढ़ाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। तो ये टोटल बातें थी दोस्तों चाबहार जायदान से संबंधित। और ध्यान रखिएगा इस रेलवे ट्रैक की जो लंबाई है वो 628 किलोमीटर 6 to 8 किलोमीटर है। इसको भी अच्छे से क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखिएगा, भारत की एक कंपनी है इरकॉन। क्या है दोस्तों? इरकॉन। पहले इस चाबहार जाहिदान रेलवे ट्रैक को बनाने का जो ठेका मिला था वो इरकॉन को ही मिला था। लेकिन दोस्तों संबंध खराब होने के कारण जो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन है यानी इरकॉन है, इसका टेंडर भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये सारी बातें आपको दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है चाबहार पोर्ट के बारे में भी, और दूसरा आपका कांडला पोर्ट के बारे में भी, और तीसरा आपका दोस्तों ये जो चाबहार जाहिदान है इस बारे में भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने पैसा निकालने पर शुल्क लगाने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? उसका राइट आंसर है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, आप मंथ में 5 बार अगर जमा करते हैं या पैसों को निकालते हैं तो आप पर कोई शुल्क नहीं पड़ता था। समझ रहे हैं? अगर 5 बार से अधिक बार निकालते थे तब पड़ता था। लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या कह दिया है दोस्तों, अगर आप 3 बार से अधिक बार क्या करेंगे, जमा करेंगे तो दोस्तों आपका कितना रुपया लगेगा, 50 रुपया पर आपका जो है ट्रांजैक्शन के हिसाब से। अगर आप जो है क्या करते हैं, 5 बार से अधिक बार पैसा निकालते हैं तो मेट्रो सिटीज़ में 150 रुपीज़ के पर ट्रांजैक्शन से, और आपका जो लोकल सिटीज़ हैं, छोटे सिटीज़ हैं, वहाँ पर 100 रुपये के पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से वो क्या करेगा, पैसा वसूलेगा। अब आप कहेंगे दोस्तों ये हमारे जेब पर डाका डाल दिया भैया, लेकिन डाका तो डालना ही है मेरे भाई लोगों, क्योंकि हो क्या रहा है कि यहाँ पर आपका भारत की कोरोना के समय बहुत हालत खस्ता हो गई है बैंकों की, सभी बैंकों की। और ऐसे सिचुएशन में भैया वो कहाँ से पैसा निकालेंगे, पब्लिक से ही तो निकालेंगे ना। तो आपका अभी आरबीआई ने भी ये घोषणा की थी कि अपनी सर्विसेज पे आप क्या कर सकते हैं, फीस ले सकते हैं, और अगर आपकी बैंकों की हालत क्या है, खराब है। क्योंकि दोस्तों जिस समय आपका लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन लगने के बाद भारत सरकार ने ये डिसीजन दे दिया कि भैया अभी आप किस्त भी जमा नहीं कर सकते। जो भैया किस्त नहीं जमा करेंगे तो बैंकों के पास पैसा कहाँ से आएगा। तो इस वजह से बैंकों का टोटल मकसद है किसी भी तरीके से जो रेवेन्यू है उसको क्या करना, इकट्ठा करना, ताकि बैंक जो है डूबने से क्या हो जाए, बच जाए। तो ये सारी बातें भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में फैक्ट देखते हैं। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 20 जुलाई 1908। इसके संस्थापक आप याद रखिएगा सयाजी गायकवाड़, इसकी स्थापना थी। इसका मुख्यालय आपका जो है कहाँ है दोस्तों, बड़ौदा। माफ करेगा, सयाजी गायकवाड़ इसके क्या थे, संस्थापक थे। तो ये था दोस्तों कुछ बेसिक चीजें बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। अगला पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने अपने कोरोना वैक्सीन की 90% प्रभावशीलता का दावा किया? ये जो कंपनी है दोस्तों फाइजर कंपनी है, और ये कंपनी है दोस्तों यूएसए की। कहाँ की है दोस्तों, यूएसए की। और तीसरे जब ट्रायल किया गया तो इसमें लगभग आपका 90% आपका सक्सेस मिली है। कितनी मिली है दोस्तों, 90%। और ये आपका अच्छी खबर कह सकते हैं हम कोरोना के आपका जो है काल में, कि ये वैक्सीन की जो अच्छी खबर है वो हमारे सामने आ रही है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है दोस्तों 11 नवंबर को, जो आपका आज ही मनाया गया। इसकी थीम थी दोस्तों साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। क्या थीम थी दोस्तों, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। और ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आपका जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि आपका अंतर्राष्ट्रीय या विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 11 नवंबर को
मनाया जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट भी आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन को सबसे ज़्यादा सीटें मिली? ये मिली है दोस्तों एनडीए को 125 सीटें मिली हैं। कितनी मिली हैं दोस्तों? जो आपका एनडीए है उसको कितनी सीटें मिली हैं? 125। अब ध्यान रखिए दोस्तों, विधानसभा का हाल ही में बिहार में क्या हुआ दोस्तों, चुनाव हुआ, जिसमें टोटल सीटें थी दोस्तों 143। कितनी सीटें थी दोस्तों? 143 सीटें थी, जिसमें आपका एनडीए ने जीता कितने? 125। जबकि जो महागठबंधन था, महागठबंधन ने आपके जीते दोस्तों टोटल सीटें लगभग 110। कितनी जीते दोस्तों? 110। अब ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर एनडीए अब सरकार बनाएगी। उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से आपका मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात भी ध्यान रखिए। लेकिन दोस्तों इसमें जो जानने वाली पॉइंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक सीटें किस पार्टी ने जीती? अगर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है और ये सवाल पक्का पूछा भी जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय जनता दल है तेजस्वी यादव वाली, इस राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सर्वाधिक सीटें जीती हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर हम पार्टी वाइज सीटों की बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपका राजद ने जीती, जबकि दूसरा स्थान रहा बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी ने जीती दोस्तों 74 सीटें। कितनी जीती दोस्तों? 74। और तीसरे स्थान पर रही नीतीश कुमार की पार्टी दोस्तों, जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड। इस बात को भी क्या करना है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो बिहार में दोस्तों चुनाव हो चुके हैं और जिसमें आपका एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 125 सीटें जीतकर बहुमत में आई है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में दुबई में आयोजित आईपीएल 2020 का फाइनल किस टीम ने जीता? अब दोस्तों ये फोटो देखिए, ये फोटो देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2020 जो आपका हुआ था इस बार विश्व कप, उसका आयोजन दोस्तों यूएई में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात, यानी आपका एक क्या है, सेंट्रल एशिया का ही ये भी कंट्री है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, इस फोटो को देखकर, ये रोहित शर्मा की स्माइल देखकर और ये आपका जो है सेलिब्रेशन देखकर आप आंसर तो जान ही गए होंगे और आपको ये आपका आंसर भी पता होगा कि भैया कौन जीता। और इसका राइट आंसर है मुंबई इंडियंस 5वीं बार। ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे अधिक बार जीतने वाला मुंबई इंडियंस ही है। और ध्यान रखिए दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार आपका आईपीएल का खिताब जीता है। और ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी 2019 में भी मुंबई इंडियंस ने ही जीता था और उससे पहले 2017 में भी और 2015 में भी आपका मुंबई इंडियंस ने जीता था और 2015 में भी मुंबई इंडियंस ने ही ये खिताब जीता। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये तो बेसिक बातें थी। अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है आईपीएल की, वो होती है दोस्तों 2008 में। कब होती है दोस्तों? 2008 में। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 2020 में आयोजित किया गया, ये 2020 में आपका कौन सा संस्करण था? पहले भी दोस्तों पिछले करंट अफेयर्स में भी मैं आपको बता चुका हूं, ये संस्करण था दोस्तों 13वां। कौन सा संस्करण था दोस्तों? 13वां। इस बात को भी क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका आईपीएल है, आईपीएल का इस बार का जो प्रायोजक था, वो प्रायोजक कौन था दोस्तों? ड्रीम 11। कौन था दोस्तों? ड्रीम 11। इससे पहले भी मैं इस पे बात किया हूं। अब दोस्तों अगर आपसे टाइटल प्रायोजक भी पूछ जाएगा तो वो भी क्या है? ड्रीम 11। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आपका ऑफिशियल आपका जो स्पॉन्सर्ड है वो कौन है? क्या पूछा जा सकता है दोस्तों? जो ऑफिशियल स्पॉन्सर्ड है वो कौन है? इसका ध्यान रखिएगा, ये है दोस्तों अनअकैडमी। शायद आपने ध्यान दिया होगा, एक एजुकेशन आपका जो है ऑनलाइन चैनल है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये क्या है? आपका ऑफिशियल माफ करेगा, स्पॉन्सर्ड कौन है दोस्तों? अनअकैडमी। अब कुल कितनी टीमों ने भाग लिया आईपीएल 2020 में? ये लिया दोस्तों 8 टीमों ने। कितने टीमों ने भाग लिया? 8 टीमों ने। कुल कितने मैच खेले गए दोस्तों? वो खेले गए आपके कितने?
60 मैच। कितने खेले गए दोस्तों? 60 मैच, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये बात भी ध्यान रखिएगा, जब 2008 में पहला आईपीएल हुआ था, क्या हुआ था दोस्तों? पहला आईपीएल हुआ था, तो उस समय का जो विजेता था वो था दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर। कौन था दोस्तों? जो रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर था वो आईपीएल फर्स्ट का क्या था दोस्तों? विजेता था। इस बात को भी क्या करना है दोस्तों? आपको अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो ये आईपीएल 220 का फाइनल आयोजित किया गया था वो किया गया था दोस्तों दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। कहाँ किया गया? दुबई क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में। और जो उप विजेता रहा वो रहा दोस्तों दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल ने दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन बनाए और इसके जवाब में 5 विकेटों से आपका जो मुंबई इंडियंस थे उसने क्या की? विजय प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो विनर ट्रॉफी है, विनर ट्रॉफी आपका जो विनर आपका टीम थी उसको विनर ट्रॉफी के साथ दोस्तों 20 करोड़ की धनराशि दी गई, जबकि उप विजेता को ट्रॉफी के साथ 12.50 करोड़ यानी आपका 12 करोड़ 50 लाख की क्या दी गई? धनराशि दी गई। अब मैन ऑफ द मैच, जो फाइनल मैच हुआ था दोस्तों उसमें जो मैन ऑफ द मैच चुने गए थे वो चुने गए थे दोस्तों मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी ट्रेड बोल्ट, जिन्होंने 4 विकेट लिए थे। ऑरेंज कैप यानी ऑरेंज कैप उस व्यक्ति को मिलता है या उस खिलाड़ी को मिलता है दोस्तों जो सर्वाधिक रन बनाता है, और ये मिला दोस्तों केएल राहुल को, जिन्होंने 670 रन सर्वाधिक बनाए थे 14 मैचों में, और ये किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी थे। जबकि दोस्तों जो पर्पल कैप मिला वो कागिसो रबादा को मिला, ये दिल्ली कैपिटल के आपका गेंदबाज थे। पर्पल कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जो सर्वाधिक विकेट लेता है, और ये जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी थे इन्होंने 30 विकेट लिया था कागिसो रबादा ने। जबकि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपका जोफ्रा आर्चर को आपका नियुक्त किया, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे और पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दिया गया। जबकि फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस को दिया गया और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर देवदत्त पडिक्कल को, ये आरबीसी के खिलाड़ी हैं दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आपका उदयमान खिलाड़ी के रूप में इनको इमर्जिंग प्लेयर दिया गया। सबसे अधिक रन जो है विराट को जो है आईपीएल में बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। उन्होंने दोस्तों 5872 रन आपका पूरे अपने आईपीएल के सीजन में बनाए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक आपका यानी रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। इस बात को भी दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जबकि आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? श्रीलंका के लसिथ मलिंगा, जो मुंबई इंडियंस से पहले खेला करते थे। तो दोस्तों ये थी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां किसके बारे में? आईपीएल के बारे में। ये सारे पॉइंट दोस्तों वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को आप दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है दोस्तों 11 नवंबर को। अगर आप 2019 यूजीसी नेट का पहला पेपर देखेंगे दोस्तों, इसी पेपर में ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा गया था। अब दोस्तों ये 11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है इसको समझते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब जो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों 11 नवंबर 1888 को। कब हुआ था दोस्तों? 11 नवंबर 1888 को। इन्हीं के जन्मदिन को, इन्हीं के बर्थडे को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। किसके रूप में? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों। इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है दोस्तों 22 फरवरी 1958 को। कब होती है दोस्तों? 22 फरवरी 1958 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की क्या होती है? मृत्यु होती है दिल्ली में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका जन्मदिन भारत से बाहर होता है 1888 में, और वो होता है दोस्तों
दोस्तों? मक्का सऊदी अरबिया में। कहाँ होता है दोस्तों? मक्का सऊदी अरब में इनका जन्म होता है 11 नवंबर 1888 को। अब ध्यान रखिए दोस्तों, 1992 में इनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से क्या किया जाता है? नवाजा जाता है। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये भारत के प्रख्यात शिक्षाविद भी थे दोस्तों, भारत के आपका फेमस पत्रकार भी थे दोस्तों, जर्नलिस्ट भी थे, और साथ में आपका एक कुशल राजनेता भी थे। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इन्होंने 2 फेमस पत्रिकाएं पब्लिश की। एक का नाम था दोस्तों अल हिलाल, ये बहुत से स्टेट पीसीएस एग्जाम में और वनडे एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, क्या है अल हिलाल। और दूसरी इनकी जो आपका पत्रिका थी वो थी दोस्तों अल बलाग। क्या थी दोस्तों? अल बलाग। इस पॉइंट को भी आप क्या करेंगे? अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है और उस फेमस पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है दोस्तों? इंडिया विंस फ्रीडम। अब दोस्तों कभी कभी कुछ स्टूडेंट 2 किताबों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक तो दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम, जो किसकी है? आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। किसकी है दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जिनकी फोटो आपको स्क्रीन में क्या दिख रही है? आपको सब स्पष्ट दिख रही है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये विंग्स ऑफ फ्रीडम है आपका, ये किसकी किताब है? मौलाना अब्दुल कलाम की। जबकि आपका विंग्स ऑफ फायर, यानी कहने का मतलब दोस्तों विंग्स ऑफ फायर, ये किताब है दोस्तों किसकी? विंग्स ऑफ फायर किसकी किताब है दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम की। किसकी किताब है दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम की। और एक किताब दोस्तों मौलाना अबुल कलाम की किताब है हमारी आज़ादी। क्या किताब का नाम है दोस्तों? हमारी आज़ादी। तो ये बात भी आपको क्या करनी है दोस्तों? ध्यान रखनी है। दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।